18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। ये चेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे उभरा। संक्षेप में, सब कुछ स्वीकार करने के बाद वो बस जमीन पर पड़ा रह गया, पूरी तरह से शक्तिहीन, चेहरे पर घोर निराशा के भाव लिए, मानो वो पूरी तरह टूट चुका हो। अग्निभक्षक शरीर वाले व्यक्ति के लिए भी बिफांग ज्वाला इतनी आसानी से अवशोषित नहीं होती। बिफांग ज्वाला को निगलते ही ये चेन का पूरा शरीर आग की तरह लाल हो गया और जलता हुआ गर्म हो गया। उस पर रखा गया अंडा भी कुछ ही देर में पक जाता। इस चुने हुए व्यक्ति को, जिसका वह प्रशंसक था, मरने से बचाने के लिए उस वृद्ध व्यक्ति ने उसकी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद की, जिससे बिफांग ज्वाला उसके वंश में सफलतापूर्वक समाहित हो गई। जब तक बुजुर्गों ने अपना काम पूरा किया, तब तक पूरा दिन बीत चुका था। बूढ़ा आदमी पूरी तरह थक चुका था, पसीने से लथपथ था और उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वह बस एक बड़े पेड़ का सहारा लेकर धीरे धीरे अपनी सांसें बहाल कर सकता था। दूसरी ओर, ये चेन धधकती आग की तपिश में तपने के बाद आखिरकार धीरे धीरे अपनी कोमा से जागा। जागने पर, ये चेन ने एक पल के लिए आसमान को घूरा, फिर उछलकर खड़ा हो गया, सहज ही भाग जाने को आतुर। लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही उसने उस बूढ़े आदमी को धीरे से कहते सुना, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? ये चेन के होंठ एक मुस्कुराहट में बदल गए, उसके चेहरे पर हंसी और आंसुओं का मिश्रण था। उदास चेहरे के साथ उसने बूढ़े आदमी से कहा, ग्रैंडमास्टर अंकल, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया, अरे बदमाश, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अगर तुम्हारी असाधारण प्रतिभा न होती, तो मैं तुम्हें आध्यात्मिक अग्नि से जोड़ने में इतनी मेहनत न करता। लेकिन तुम इतने कृतघ्न हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुम्हें इसका फायदा मिला है। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। ये चेन अचंभित रह गया और उसने तुरंत अपनी असली ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए प्रवाहित किया। ऊर्जा के इस प्रवाह का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत देखा कि उसके डेंटियन में एक धधकती आग प्रकट हो गई है। यह आग असाधारण रूप से तीव्र थी, ऐसा आभास दे रही थी कि ये दुनिया की हर चीज को जला सकती है। फिर भी यह उसके डेंटियन के भीतर आज्ञाकारी बनी रही, मानो इसे वश में कर लिया गया हो। ये चेन ने अपनी हथेली बगल वाले बड़े पेड़ की ओर घुमाई। उसकी हथेली से निकल रही हवा में तेज गर्मी का झोंका था। इस प्रहार से पेड़ के तने पर एक जली हुई हथेली का निशान बन गया। ये चेन हैरान और खुश दोनों था और बोला, क्या मैं सचमुच बिफांग ज्वाला में विलीन हो गया? बिफांग की ज्वाला, बूढ़े ने सोचते हुए कहा। लड़के, लगता है तुम्हें इस आध्यात्मिक अग्नि का उद्गम पता है। लेकिन क्या बिफांग की ज्वाला बिफांग मैदान पर नहीं है? तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? यह बूढ़े आदमी का सवाल सुनकर ये चेन कुछ देर के लिए बोल नहीं पाया। सौभाग्य से, बूढ़ा व्यक्ति जिज्ञासा नहीं दिखाना चाहता था और उसने बस इतना कहा, हालांकि मैं लंबे समय से ताइवेई संप्रदाय में वापस नहीं आया हूं, फिर भी मैं ताइवेई संप्रदाय का सदस्य हूं। चूंकि आप ताइवेई संप्रदाय के शिष्य हैं, ताइवेई संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी देखभाल करनी होगी। मैं केवल यही आशा करता हूं कि इस बिफांग ज्वाला के साथ विलय के बाद आप संप्रदाय के लिए और अधिक कर सकेंगे और मुझे संतुष्टि होगी। हालांकि ये चेन के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसने एक साथी शिष्य से बिफांग ज्वाला छीन ली थी और उसे दिखाना वाकई मुश्किल था। अगर दूसरों को पता चल जाता, तो संप्रदाय से निकाला जाना उसकी सबसे बड़ी चिंता होती। लेकिन अब बिफांग ज्वाला उसके शरीर में समा चुकी थी और वह उसे अब अपनी मर्जी से छिपा नहीं सकता था। ये सोचते हुए ये चेन को अचानक प्रेरणा मिली और उसने एक समाधान निकाला। ये चेन ने संकोच से बूढ़े व्यक्ति से पूछा, ग्रैंडमास्टर अंकल, आप इतने वर्षों से संप्रदाय में वापस क्यों नहीं आए? बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मुझे नहीं पता कि ताइवेई संप्रदाय की वर्तमान स्थिति क्या है,
लेकिन जब मैंने ताइवेई संप्रदाय छोड़ा था, तब ये पहले से ही बेहद कमजोर था। उस समय मुझे लगा कि ताइवेई संप्रदाय शायद जल्द ही मिट जाएगा, और मैं इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। मैं केवल यही कर सकता था कि ताइवेई संप्रदाय को छोड़ दूं और इसके लिए एक विरासत छोड़ने की पूरी कोशिश करूं। जब तक मेरी विरासत मौजूद है, भले ही ताइवेई संप्रदाय मिट जाए, यह अंततः फिर से उठ खड़ा होगा। ये चेन ने जल्दी से चापलूसी करना शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर अंकल, आपकी दूरदर्शिता वास्तव में सराहनीय है। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजर से देखा, मानो वह कोई आत्मीय आत्मा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों बाद केवल तुम ही मेरे विचारों को समझ सकते हो। लेकिन मेरे वरिष्ठ भाई, जो तुम्हारे गुरु भी हैं, मेरे विचारों से सहमत नहीं हो सके और यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा हूँ। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा, लेकिन क्या उनके नेतृत्व में ताइवेई संप्रदाय सचमुच फिर से उठ खड़ा हुआ? मैंने ये सब केवल ताइवेई संप्रदाय के लिए एक बीज छोड़ने के लिए किया था। ये चेन ने सहमति जताते हुए कहा, यह सामान्य बात है कि ग्रैंड मास्टर के पास आपकी तरह दूरदर्शिता नहीं है और वह आपको समझ नहीं पाते। वृद्ध व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह पूरी तरह सच नहीं है। संप्रदाय के नेता होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से कई अन्य बातों पर विचार करना पड़ा होगा। सच कहूं तो उस समय ताइवेई संप्रदाय में वास्तव में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। मेरे वरिष्ठ भाई ने हर तरह की कठिनाइयां झेलते हुए केवल थोड़े बेहतर योग्यता वाले शिष्यों को ही स्वीकार किया। असाधारण योग्यता वाले शिष्यों के बिना ताइवेई संप्रदाय केवल कदम दर कदम पतन की ओर ही जा सकता था। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने अचानक ये चेन से पूछा, वैसे मेरे वरिष्ठ भाई के 3 शिष्य अब कैसे हैं? ये चेन ने उत्तर दिया, मेरे संप्रदाय के नेता चाचा पहले से ही नवजात आत्मा चरण में हैं, और कहा जाता है कि वे ताओ एकीकरण चरण से केवल एक कदम दूर हैं। मेरे दूसरे चाचा और मेरे गुरु थोड़ा पीछे हैं, लेकिन वे भी नवजात आत्मा चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये कैसे संभव है? वृद्ध व्यक्ति आश्चर्य से बोला। ताइवेई हृदय सूत्र तो पहले से ही अधूरा है और इसे ज्यादा से ज्यादा स्वर्णिम मूल अवस्था तक ही विकसित किया जा सकता है। मैंने कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया है और मैं केवल स्वर्णिम मूल पूर्णता अवस्था का ही अनुमान लगा सकता हूँ। मैं कभी भी नवजात आत्मा अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया। आपके गुरु और वरिष्ठ चाचा नवजात आत्मा अवस्था तक कैसे पहुंचे? बूढ़े आदमी के चेहरे पर आश्चर्य देखकर ये चेन को थोड़ी जलन हुई। मूल ताइवेई हृदय सूत्र वास्तव में अधूरा था और उसे अधिकतम स्वर्णिम मूल अवस्था तक ही विकसित किया जा सका। यही पिछली कुछ शताब्दियों में ताइवेई संप्रदाय के निरंतर पतन का मूल कारण था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ताइवेई संप्रदाय अनिवार्य रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और असाधारण प्रतिभा वाले शिष्यों को स्वीकार करना भी व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि फैंग शाओ अचानक ताइवेई संप्रदाय में प्रकट होगा? ताइवेई संप्रदाय में शामिल होने के कुछ ही समय बाद फैंग शाओ ने ताइवेई हृदय सूत्र का निष्कर्ष निकालने के लिए लोगों का एक समूह इकट्ठा किया। वर्षों के निरंतर शोध और निष्कर्ष के बाद उन्होंने इसे लगभग 80% तक सिद्ध कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि फैंग शाओ द्वारा निकाले गए ताइवेई हृदय सूत्र को ताओ एकीकरण क्षेत्र तक विकसित किया जा सकता है, जो पहले के अधूरे संस्करण से पूरे 2 क्षेत्र ऊपर है। दूसरे शब्दों में, ये तथ्य कि ज्ञानगजी और उनके 2 साथी शिष्य नवजात आत्मा चरण तक साधना करने में सक्षम हुए हैं, पूरी तरह से फैंग शाओ के प्रयासों के कारण है। हालांकि ये चेन अभिमानी था और हमेशा संप्रदाय के पवित्र पुत्र का पद पाने की लालसा रखता था, इसलिए वह फैंग शाओ के महान योगदान को स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? फिर कुछ सोचते हुए उसने बूढ़े आदमी से कहा, ग्रैंड मास्टर अंकल, इस विषय में बोलते हुए मुझे आपसे कुछ कहना है। बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? ये चेन ने आह भरते हुए कहा, महागुरु अंकल, आप इस बात से अनभिज्ञ हैं। हमारे संप्रदाय की साधना तकनीक ताइवेई हृदय सूत्र वास्तव में मूल रूप से अपूर्ण थी। ये केवल संप्रदाय प्रमुख अंकल द्वारा शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करके अधूरे ताइवेई हृदय सूत्र का अर्थ निकालने के कारण ही संभव हो पाया कि यह काफी हद तक पूर्ण हो सका। कई वरिष्ठ भाई बहनों ने इसमें बहुत योगदान दिया, लेकिन अंत में सारा श्रेय संप्रदाय प्रमुख अंकल के सबसे बड़े शिष्य ने ले लिया। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि उनके बिना ताइवेई संप्रदाय का पतन हो चुका होता। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। इस दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? ये चेन ने बार बार सिर हिलाया, ये सही है ग्रैंड मास्टर अंकल। लेकिन आखिरकार वह संप्रदाय के नेता के सबसे बड़े शिष्य हैं और ताइवेई संप्रदाय में हर कोई उनका सम्मान करता है। और आजकल ताइवेई संप्रदाय के बाहर लोग उन्हें केवल संप्रदाय के नेता के सबसे बड़े शिष्य के रूप में जानते हैं, लेकिन संप्रदाय के नेता के रूप में नहीं। ये वास्तव में पद हड़पना और लापरवाही से काम करना है। बूढ़े आदमी का गुस्सा बढ़ गया और वह अपनी जांघ पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, वह इतनी लापरवाही से काम कर रहा है, क्या आपके संप्रदाय के नेता मास्टर अंकल को इसकी परवाह नहीं है? ये चेन ने असहाय होकर आह भरी, ग्रैंड मास्टर अंकल, क्या आपको लगता है कि संप्रदाय के नेता अंकल इसे प्रबंधित नहीं करना चाहते? वह नहीं कर सकते।
अब संप्रदाय में लगभग हर कोई केवल अपने सबसे बड़े शिष्य की ही सुनता है। संप्रदाय के नेता के रूप में अब भी उनकी परवाह कौन करता है? यदि ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाने की दयालुता न होती, तो मुझे डर है कि उनका सबसे बड़ा शिष्य बहुत पहले ही संप्रदाय का नेता बन गया होता। बूढ़े व्यक्ति ने इसे सच मान लिया और दुख और आक्रोश से भरकर बार बार अपनी जांघ पर थपकी देने से खुद को नहीं रोक सका। हमारे संप्रदाय के लिए ये कैसा दुर्भाग्य है! हमारे संप्रदाय के लिए ये कैसा दुर्भाग्य है! हमने अपने संप्रदाय को बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, फिर भी हमने इस नए व्यक्ति को प्रसिद्ध होने दिया। स्वर्ग की कोई आंखें नहीं हैं। बूढ़ा आदमी चिल्लाया और जमीन पर जोर से धक्के मारने लगा। कुछ देर गुस्सा निकालने के बाद उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। बेटे, चूंकि तुम्हारे संप्रदाय का नेता संप्रदाय के फैसले नहीं ले सकता, इसलिए मुझे लगता है एकांतवास से बाहर आना होगा। अपना सामान समेटो और मैं तुम्हारे साथ पहाड़ पर वापस चलता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा इंसान अपने गुरु और पूर्वजों के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत करता है। ये चेन बहुत खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर कठिनाई दिख रही थी। लेकिन ग्रैंडमास्टर अंकल, आखिरकार वह संप्रदाय के नेता का सबसे बड़ा शिष्य है। क्या बकवास है! संप्रदाय प्रमुख का सबसे बड़ा शिष्य! बूढ़े ने गाली दी। तुम्हारे संप्रदाय प्रमुख चाचा को भी मुझे आदरपूर्वक चाचा गुरु कहना पड़ता होगा। दूसरे लोग शायद संप्रदाय प्रमुख के सबसे बड़े शिष्य होने के नाते उनके दर्जे का सम्मान करते हों, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता। ये चेन तुरंत बहुत खुश हो गया और जल्दी से बोला, उस स्थिति में ये शिष्य इस यात्रा पर ग्रैंडमास्टर अंकल के साथ जाएगा। इस समय ये चेन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ये बूढ़ा आदमी शायद जंगल में बहुत ज्यादा समय बिताने की वजह से इतनी आसानी से बेवकूफ बन गया था। उसे बस कुछ ही शब्दों से, लगभग बिना किसी प्रयास के, जीत लिया गया था। और इतने शक्तिशाली व्यक्ति के साथ, अगर लोगों को बिफांग ज्वाला की चोरी के बारे में पता भी चल जाए, तो भी कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंग शाओ, जिसे वह हमेशा से नापसंद करता था, अब बड़ी मुसीबत में है। इस मंदबुद्धि ग्रैंडमास्टर द्वारा फैंग शाओ को डांटे जाने के विचार से ये चेन लगभग हंस पड़ा। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक पूछा, वैसे युवक, तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया है कि संप्रदाय के नेता के सबसे बड़े शिष्य का नाम क्या है? ये चेन ने तुरंत जवाब दिया, ग्रैंडमास्टर अंकल को रिपोर्ट करते हुए, उनका नाम फैंग शाओ है। जब फैंग शाओ ताइवेई संप्रदाय में वापस आया, तो उसे देखते ही सभी लोग दंग रह गए। फैंग शाओ का शरीर हर आकार के घावों से ढका हुआ था, जिनमें से कई से काला धुआं निकल रहा था, जो स्पष्ट रूप से राक्षसी सच्ची ऊर्जा का परिणाम था और जिसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता था। उसके कभी साफ सफेद वस्त्र अब खून से सने हुए थे। ये स्पष्ट नहीं था कि यह खून उसका अपना था या उसके दुश्मनों का। कोई नहीं जानता कि फैंग शाओ 3 दुश्मनों से कैसे बच निकला, लेकिन यह साफ था कि उसने एक भीषण युद्ध लड़ा था जिसमें उसकी जान लगभग चली गई थी। खुशकिस्मती से वह जिंदा लौट आया। पहाड़ पर लौटते ही फैंग शाओ ने सबसे पहले लोगों की गिनती की। जब उन्हें पता चला कि लू किंगयुआन के अलावा कोई पीछे नहीं छूटा है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। जब हान बियुन ने लू किंगयुआन के बारे में पूछा, तो फैंग शाओ ने जवाब दिया, वह ठीक है, लेकिन वह शायद कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगी। ये सुनकर हान बियुन को अंततः राहत महसूस हुई। फैंग शाओ के पहाड़ पर लौटने की खबर सुनकर ढलाईखाने के प्रबंधक एल्डर सोंग और कीमिया मंडप के प्रबंधक एल्डर जू ने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। फैंग शाओ ने जाने से पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि वह आध्यात्मिक अग्नि वापस लाएगा, इसलिए अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या वह वास्तव में उसे वापस ले आया है। लेकिन फैंग शाओ को देखकर अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए मशहूर एल्डर जू भी चुप हो गए। फैंग शाओ के शरीर पर लगे अनगिनत जख्मों को देखकर वे बोले, अरे बदमाश, क्या तुम सच में खुद को कोई दिव्य योद्धा समझते हो? खतरा आने पर भागने के बजाय तुम दूसरों को बचाने की जिद करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि बाकियों के पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है, लेकिन तुम खास हो, तुम्हारे पास 9 जिंदगी हैं? फैंग शाओ ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े जू, कृपया मुझे तंग मत करो। संप्रदाय के पवित्र पुत्र और संप्रदाय के नेता के सबसे बड़े शिष्य के रूप में, अगर मैं खतरे के समय आगे नहीं आऊंगा, तो कौन आएगा? मैं इन शिष्यों को, जिनकी ताकत जन्मजात दायरे में भी नहीं है, ऊपर जाकर मरने नहीं दे सकता, है ना? इसके अलावा मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। अगर मैं जीत भी न पाऊं, तो भी मैं भाग सकता हूं। एल्डर सोंग ने फैंग शाओ के कंधे पर थपथपाया और कहा, फैंग शाओ, ताइवेई संप्रदाय में आप अकेले नहीं हैं जो चीजों को संभाल सकते हैं। आपको हमेशा हर चीज का भार क्यों उठाना पड़ता है? क्या आपके दोनों वरिष्ठ चाचा सिर्फ दिखावे के लिए हैं? फैंग शाओ ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने 2 वरिष्ठ चाचाओं पर भरोसा नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं खुद काम करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता हूं। और तुम्हारे समर्थन का क्या? एल्डर जू ने चिढ़कर कहा, मैंने सुना है कि जिस बिफांग फ्लेम को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, उसे किसी और ने छीन लिया, इससे पहले कि तुम उसका आनंद भी ले पाते। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे दोनों बड़े चाचा वहां देखरेख के लिए होते तो ऐसा होता?
फैंग शाओ शर्मिंदा दिखे, यह मेरी गलती है कि मैं बहुत घमंडी हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंटिस सिकाडा का पीछा करेगा, पीछे ओरियोल के बारे में अनजान। हालांकि मुझे पहले से ही डाकू की पहचान पता है, और जब वह वापस आएगा तो मैं उसे इसकी सजा दूंगा। इस बिंदु पर फैंग शाओ की आंखों में एक जानलेवा चमक दिखाई दी। एल्डर झू ने असमंजस में पूछा, आपने कहा था उसके लौटने का इंतजार करो। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने हमें लूटा है वह वास्तव में ताइबेई संप्रदाय का अनुयायी है? फैंग शाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप किसी व्यक्ति का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल तक शिष्य रहने के बाद वह न केवल संप्रदाय के लिए बेकार हो जाएगा, बल्कि उसके साथ विश्वासघात भी करेगा। चूंकि वह ऐसा अधर्मी और अनैतिक काम करने पर अड़ा है, तो मेरे पास उसे सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एल्डर सॉन्ग ने यह सुनकर सोचा, चूंकि इस व्यक्ति ने आपके हाथों से बिफांग ज्वाला छीनने का साहस किया और सफल रहा, तो यह व्यक्ति काफी शक्तिशाली होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, ताइबेई संप्रदाय के सभी शिष्यों में से आपके अलावा केवल 2 अन्य ने ही जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश किया है, और वे दोनों 3 शाखाओं से हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने इस बार हमें धोखा दिया है वह वास्तव में 3 शाखाओं का एक शिष्य है? फैंग शाओ ने सीधे तौर पर बात नहीं की, बल्कि कहा, बुजुर्गों, हालांकि मैं इस यात्रा में बिफांग ज्वाला वापस लाने में असमर्थ रहा, मुझे अप्रत्याशित रूप से एक और आध्यात्मिक अग्नि की खबर मिली है। कृपया कुछ और दिन प्रतीक्षा करें, मैं निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक अग्नि वापस लाऊंगा जिसका मैंने आपसे वादा किया था। एल्डर सॉन्ग ने उसे दिलासा दिया, जियाओ फैंग, इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आत्मिक अग्नि का बहुत महत्व है, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। कुछ दिन आराम करो और जब तुम ठीक हो जाओगे, तो हम आत्मिक अग्नि के बारे में बात करेंगे। एल्डर झू ने सिर हिलाया और कहा, इस यात्रा में आपकी जान लगभग चली गई थी। पहले आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आत्मिक अग्नि के आने से पहले आपकी मृत्यु की खबर सुनी जाए। हालांकि एल्डर झू के शब्द अप्रिय थे, फिर भी उनकी चिंता स्पष्ट थी। फैंग शाओ मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो एल्डर्स, मेरा जीवन बहुत कीमती है और मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। दोनों बुजुर्गों को विदा करने के बाद फैंग शाओ बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और विचार करने लगा। ये यात्रा वाकई खतरनाक थी। हालांकि सबसे बड़ा खतरा बीफैंग के मैदान पर बीफैंग की छाया से लड़ाई नहीं, बल्कि गोल्डन कोर दायरे के 3 राक्षसी साधकों से लड़ाई थी। उन्हें सफलतापूर्वक मारने के लिए उसने लगभग हर संभव कोशिश की। फैंग शाओ के जीवन में यह शायद पहली बार था जब उसने गोल्डन कोर दायरे के 3 दुश्मनों को मारा था। इससे फैंग शाओ को अपनी ताकत का सामान्य ज्ञान हो गया। क्यानकुन कोश शास्त्र में फैंग शाओ की प्रगति अत्यंत धीमी थी, लेकिन उसकी क्षमता अपार थी। इसके अलावा स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुंचने से पहले उसके जन्मजात स्वरूप को नया आकार देने का एक अवसर था, लेकिन इसके लिए उसे एक विशेष स्थान पर जाना आवश्यक था। 3 राक्षसी साधकों से निपटने के बाद फैंग शाओ को लगा कि उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे कम हो गया है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी, तो वह अधिकतम 3 महीनों में स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। इसलिए उसे 3 महीनों के भीतर उस स्थान की यात्रा करनी थी। हालांकि वह जगह जोंगजोऊ में स्थित है, जो ताइबेई पर्वत से हजारों मील दूर है। इसलिए यह यात्रा एक लंबी यात्रा मानी जाती है और कम समय में वापस लौटना मुश्किल होगा। रवाना होने से पहले उसे आत्मा की आग का मामला सुलझाना था। चूंकि बिफांग ज्वाला ये चेन द्वारा पहले ही चुरा ली गई है, इसलिए उसे वापस पाना लगभग असंभव है। ये चेन फिलहाल लापता है, लेकिन शायद वह जल्द ही वापस नहीं आएगा। हालांकि फैंग शाओ ये चेन को संप्रदाय से निकालना चाहता है। ये चेन आखिरकार एक चुना हुआ व्यक्ति है, और चुने हुए व्यक्ति का भाग्य अक्सर अनुचित होता है। जो दूसरों के लिए आपदा है, वह चुने हुए व्यक्ति के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। इसलिए किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए फैंग शाओ ने इस बार अकेले ही कार्य करने का निर्णय लिया, और ये चेन के लौटने से पहले ही आत्मा की आग पर अपना हाथ रख लिया, ताकि उसे इसे चुराने का दूसरा मौका न मिले। पहाड़ पर वापस लौटते हुए फैंग शाओ को अचानक पता चला कि स्वर्गीय जेड स्लिप में जमा धन फिर से बढ़ गया है। इसके अलावा उसने ये भी देखा कि स्वर्गीय जेड स्लिप में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे थे। ये देखकर फैंग शाओ को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन साथ ही वह खुशी से भर गया। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि उसने स्वर्गीय जेड स्लिप कैसे हासिल की, लेकिन फैंग शाओ ने वर्षों पहले ही इससे कई मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त कर ली थी, और इसे अपना सबसे बड़ा चीट कोड मानता था। हालांकि देहांतरण के बाद उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, फिर भी स्वर्गीय जेड स्लिप कम शक्तिशाली नहीं थी। हालांकि स्वर्गीय जेड स्लिप अक्सर खजानों का केवल अस्पष्ट विवरण ही देती थी, जिसके लिए उसे अधिक जानकारी के लिए प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता था। हालांकि स्वर्गीय जेड स्लिप के इस हालिया परिवर्तन ने फैंग शाओ को और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद की। उदाहरण के लिए, अभी फैंग शाओ ने तियानहुआ जेड स्लिप से 6 यांग आध्यात्मिक अग्नि का स्थान जान लिया है। 6 यांग आध्यात्मिक ज्वाला अपनी श्रेणी के अनुसार बीफैंग ज्वाला से भी श्रेष्ठ है।
अगर ऐसी आध्यात्मिक ज्वाला का इस्तेमाल किसी पर्वत की रक्षा के लिए किया जाए, तो न केवल कीमिया और गहराई में सुधार हो सकता है, बल्कि पर्वत रक्षक संरचना को भी एक नया कार्य मिल सकता है। ये सोचकर फैंग शाओ की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी, और ये चेन के प्रति उसकी नफरत कुछ समय के लिए दूर हो गई। हालांकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने स्वास्थ्य को पुनः ठीक करूं। फैंग शाओ ने तुरंत ध्यान और अपनी श्वास क्रिया को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अत्यंत धीमी प्रगति के अलावा क्यानकुन कोश शास्त्र व्यवहारिक रूप से एक सर्वव्यापी साधना पद्धति थी, हर तरह से दोषरहित। अपनी यिन और यांग ऊर्जाओं के संचार के बाद फैंग शाओ के घाव तेजी से भर गए, और यहां तक कि उनका दानतयान भी तुरंत सच्ची ऊर्जा से भर गया। कुछ ही घंटों में फैंग शाओ लगभग पूरी तरह ठीक हो गए। जब उन्होंने ध्यान समाप्त किया तो अंधेरा हो चुका था। वे अपने कमरे से बाहर निकले और पाया कि अब चौथ सुबह 1-3 बजे का समय हो चुका था। आमतौर पर इस समय तक अन्य शिष्य सो चुके होते हैं, इसलिए माउंट ताइवेई पूरी तरह से शांत था। केवल कीड़ों की चहचहाहट और पक्षियों के चहचहाने की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। फैंग शाओ ने स्वर्गीय जेड स्लिप को बुलाया, और 6 यांग आध्यात्मिक अग्नि का स्थान निर्धारित करने के बाद वह अपनी तलवार को हवा में उड़ाकर एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस समय ताइवेई संप्रदाय में हर कोई अभी भी सो रहा था। लू किंगयुआन को नहीं पता था कि वह कब से इस जंगल में भटक रही थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि वह यहाँ से जाना चाहती है या नहीं। ये चेन की सुरक्षा के कारण फैंग शाओ, जिसने हमेशा उससे बड़ी उम्मीदें रखी थीं, उसे संप्रदाय से निकालने पर भी विचार कर रहा था, जिससे लू किंगयुआन को बहुत दुख हुआ। जिस क्षण फैंग शाओ ने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने संप्रदाय और उनके यानी शिष्यों के लिए कितना त्याग किया है। वह तो उनका बड़ा भाई मात्र था, फिर भी उसने संप्रदाय के लगभग सभी मामलों का भार अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ तक कि वे जो साधना तकनीकें अपनाते थे, वे भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से फैंग शाओ द्वारा सिखाई जाती थीं। फैंग शाओ ने सचमुच उनके लिए वह सब कुछ किया है जो वह कर सकता था, इसलिए किसी को भी उससे अधिक करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। पहले तो लू किंगयुआन के मन में फैंग शाओ के प्रति थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन अब उसे गहरा अपराध बोध हो रहा था। उसे फैंग शाओ की उम्मीदों पर खरा न उतरने का, अपने छोटे भाई को संप्रदाय के हितों से ऊपर रखने का, और उससे भी ज्यादा सही गलत में फर्क न कर पाने की अपनी अक्षमता का अपराध बोध हो रहा था। उसने यहाँ तक कि आक्रोश का अनुभव किया। ये चेन से नाराज थी क्योंकि उसने बिफांग ज्वाला को छीन लिया था जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, और ये चेन से नाराज थी कि उसने उसे इस दुविधा में डाल दिया। वह अज्ञात समय तक जंगल में भटकती रही, जब तक कि रात शांतिपूर्वक बीत नहीं गई और भोर नहीं हो गई, तब जाकर उसने अंततः अपना मन बनाया। चाहे फैंग शाओ उसे माफ करे या नहीं, उसे संप्रदाय में वापस लौटना होगा और फैंग शाओ के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी। वह कोई भी सजा सहर्ष स्वीकार करेगी। इसलिए वह अपनी तलवार लेकर आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगी। 100 मील दूर एक शहर देखकर वह तुरंत उसकी ओर उड़ चली। ताइवेई संप्रदाय में वापस लौटने का रास्ता तय करने से पहले उसे अपना स्थान निर्धारित करना था, और एक बड़ा शहर ही स्पष्ट रूप से उसके स्थान का पता लगाने के लिए। सब दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।